उनके लिए अभी विशेष रूप से एक कार्य करनी है। किसान भाइयों, शकरकंद की रोपाई के 30 दिन के बाद यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके तने जमीन के अंदर न घुसे, इसलिए इसे उलटते पुलटते रहना चाहिए। यह इसलिए किया जाता है कि इसकी वानस्पतिक वृद्धि को रोका जा सके और अधिक उत्पादन मिल सके। 30 दिन वाली फसल के अंतर्गत इसमें खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ इसमें मिट्टी चढ़ाते रहें, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और कंद का बढ़वार ज्यादा से ज्यादा हो सके। दूसरी खरपतवार नियंत्रण और मिट्टी चढ़ाने का काम 45 से 60 दिन वाली फसल में की जाती है। तीसरी, निराई गुड़ाई कर फसलों को खरपतवार से मुक्त रखें। ऐसा करने से फसल की बढ़वार सुचारू रूप से होने के साथ साथ कीटों का प्रकोप भी कम होगा और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। एक निकोनी इसकी अभी आवश्यकता है। अगर आप खेतों से खरपतवार निकाल देते हैं और निकोनी कर देने के कारण मिट्टी हल्की होती है, नमी संरक्षण होगी और साथ ही आपके उत्पादन में आशातीत वृद्धि होगी। कृषक बंधु, ऋतु परिवर्तन और खासकर इस साल बारिश कम होने के कारण मिट्टी में नमी की कमी होती जा रही है। शकरकंद उत्पादक किसानों को सलाह दी जाती है कि अगर आपके पास स्प्रिंकलर हो तो स्प्रिंकलर से सिंचाई करना बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि इसकी सिंचाई तो हो लेकिन जल जमाव न हो, ये सावधानी रखनी पड़ती है। तो ऐसे यंत्र की सहायता से सिंचाई करने से जल जमाव की आशंका नहीं होती। फिर भी आप उसमें नमी बरकरार रखें। प्रबंधन की बात करें तो चूंकि गर्मी की फसल होने के कारण 6 से 8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अगर आपकी ऊपरी भूमि है तो ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 25 किलोग्राम और पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देने की अनुशंसा की जाती है। वैसे तो किसान भाइयों, शकरकंद के अंदर में सूक्ष्म पोषक तत्व देने की अनुशंसा नहीं है, लेकिन अपने प्रदेश में जिंक सल्फेट 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देने से इसकी उपज में वृद्धि देखी गई है। ऐसा भी देखा गया है कि साइकोसिल 500 से 1000 ppm का 30 से 45 दिन के रोपाई वाली फसल में अगर छिड़काव किया जाए तो इसमें उपज में वृद्धि हो जाती है। कि इनके तनाव में छेद करने वाले जो इनके शीर्ष जो इनके विकास को अवरुद्ध कर देता है, ऐसे कीट सुरंग बनाने वाली कीटों का प्रकोप होता है। इससे सुरक्षा के लिए डाइमेथोएट 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर या फिर साइपरमेथ्रिन 20 cc 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर एक छिड़काव और आवश्यकता अनुसार दूसरी छिड़काव 15 दिनों के बाद हो जानी चाहिए। एक छिड़काव के जिनके खेतों में प्लॉटों में लगे फसल में ये अगर समस्या दिख नहीं पड़ रही, उन्हें इसकी छिड़काव की आवश्यकता नहीं है। कृषक बंधु, नमी बरकरार रखना और निकाई गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक क्रिया है शकरकंद के अच्छे उत्पादन के लिए। इसलिए कृषक बंधुओं को सलाह दी जाती है कि आप सिंचाई अवश्य करें, निकाई गुड़ाई अवश्य करें और जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार ही आप कीटनाशक का प्रयोग अपने खेतों में करें। धन्यवाद। फूलों की खेती के अंतर्गत हमारे किसान भाई विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती करते हैं, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं पॉली हाउस में डच रोज की खेती के बारे में, जो कि किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्योंकि अन्य फूलों की तुलना में इसकी खेती में लागत ज्यादा है, परंतु इससे मिलने वाले लाभ को देखते हुए बहुत से किसान इसे अपना रहे हैं और अधिक लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। परंतु हम यहाँ किसान भाइयों को यह बताना चाहेंगे कि इसकी खेती केवल अपना लेने मात्र से ही आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, जब तक कि इसमें दिन प्रतिदिन किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों को सुचारू रूप से नहीं करेंगे तो फसल में अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। फलस्वरूप डच रोज की खेती से नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यदि इसके प्रबंधन कार्यों की बात करें तो मुख्य रूप से सिंचाई, पोषक तत्व प्रबंधन, पौध सुरक्षा तथा पॉली हाउस का वातावरण प्रबंधन आदि ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं। इस समय इन बिंदुओं का किस प्रकार प्रबंधन करें, इस संदर्भ में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक प्रगतिशील किसान श्याम सुंदर शर्मा से। 1008 स्क्वायर मीटर का 2 पॉली हाउस लगा रखे हैं। एक बेड पर 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 2 रो गुलाब की लगाई हुई है। पौधे से पौधे के बीच का डिस्टेंस है वो 17 सेंटीमीटर का है और
इनके 45 सेंटीमीटर का दोनों लाइनों के बीच में दूरी है। इरिगेशन के लिए इसमें ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है, जो तकरीबन 20 मिनट से 25 मिनट प्रतिदिन मैं इसमें पानी देता हूँ। इसी के साथ में फर्टिलाइजर आ जाती है। इसमें दिन में 3-4 बार इसमें मिस्ट चला देते हैं, जो 1 मिनट आधा मिनट के लिए मुश्किल से चलाया जाता है। ये इसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए चलाया जाता है। पानी की मात्रा गर्मियों में जरा सी बढ़ जाती है, सर्दियों में कम हो जाती है। जहां तक फर्टिलाइजर का सवाल है, एक ग्रीन हाउस को 800 ग्राम के आसपास पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट ये ड्रिप के साथ में दी जाती है। अल्टरनेट डेज चलता है, एक बार नाइट्रेट और एक बार फॉस्फेट, ये इसकी ग्रोथ के लिए दिए जाते हैं। फिर एक दिन इसमें हम ह्यूमिक एसिड, उसकी मात्रा तो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा के अंदर डाला जाता है, उसको 0.1 ग्राम के आसपास डालते, ज्यादा नहीं डालते उसको। वो ग्रोथ के लिए और इसके पत्तियों में शाइनिंग वगैरह आती है, ग्रोथ लेती है। फर्टिलाइजर का पूरा उपयोग उससे हो जाता है। साथ एक दिन के लिए सल्फेट साइड डालते हैं तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और एनपीके इनका मिक्सचर आता है अलग से, उसको हम काम में लेते हैं। जब बड हमारे इस मटर की साइज की होती है तब इसके ऊपर इसमें कैप चढ़ा दी जाती है। इसमें हर बड के ऊपर कैप लगाई जाती है। इस कैप को लगाने के बाद में 5-7 दिन में बड मार्केट में जाने के योग्य हो जाती है। बड लगाने का ये फायदा है कि एक तो इसकी शेप बहुत अच्छी सुंदर बनती जाती है, दूसरा ये है कि इसका जीवन 2-4 दिन इससे बढ़ाया जा सकता है। फूल लेने के लिए इसमें मोटी स्टेम देखी जाती है, मोटी स्टेम की कटिंग कर देते हैं। पहली कटिंग इसमें 5 पत्ती पे होती है, उसके बाद में उसमें से वापस नई स्पाउटिंग होती है, तो उसको 45 दिन में वो वापस मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाती है। वैसे तो इसमें बेंडिंग की जाती है, लेकिन मैंने इसको बिना बेंडिंग के तैयार किया है और बेंडिंग की जगह मैं इसमें स्टैंडिंग में ही लीफ एरिया मेंटेन कर रहा हूं और अभी उत्पादन भी अच्छा चल रहा है। किसान भाइयों, ये तो है इस किसान के अनुभव। और अधिक जानकारी हेतु मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ से। किसान भाइयों ने डच रोज की खेती पॉली हाउस में कर रखी है, उनको मैं यही सलाह देना चाहता हूं, जब भी उनको बीमारी या कीड़े का प्रकोप दिखाई दे तुरंत उसका उपचार करें। खासकर रोजाना पत्तों को और फूलों को ध्यान से देखना चाहिए। यदि किसी तरह के बीमारियों के या कीड़ों के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत छिड़काव करें। कीड़े और बीमारियों का प्रकोप मौसम के अंदर अधिक तरह के कारण आता है। कई बार यदि नमी ज्यादा हो जाती है और लगातार ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है तो पाउडरी मिल्ड्यू ज्यादा आ सकता है। कई बार दिन और रात के तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव होने के कारण भी इसमें बीमारियों का प्रकोप हो सकता है। मुख्यतः जो सावधानी इनको रखनी पड़ रही है वो है, एक तो पाउडरी मिल्ड्यू की यहाँ पे समस्या आ रही है। इसमें गुलाब के पत्तियों के ऊपर सफेद सफेद पाउडर सा जम जाता है और ये फफूंद की बीमारी है। यदि इसका समय पे कंट्रोल नहीं करें तो ये पूरे पॉली हाउस के अंदर फैल सकती है और गुलाब को काफी क्षति इससे होती है। तो इससे बचाव के लिए सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ साथ कीड़ों के अंदर माइट्स का प्रकोप देखा गया है। माइट्स को खत्म करने के लिए पेगासिस है, ओमाइट है, इथियोन है आदि एक्रिसाइड्स के स्प्रे की इनको सलाह दी गई है। इसके लिए पेगासिस को 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से और ओमाइट की 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए ताकि माइट्स की समस्या इसके अंदर नहीं हो। माइट्स का ज्यादा इन्फेक्शन है 4-5 दिन के अंतराल में करना चाहिए, अन्यथा 8-10 दिन के अंतराल पर भी किया जा सकता है। तो इन बातों को ध्यान रखें और यदि कई बार जैसे इस तरह की समस्या आ रही हो तो तुरंत उसका उपचार करें, क्योंकि यदि समय पर इसका फफूंदनाशक का छिड़काव नहीं किया तो काफी ज्यादा लॉस फसल को हो सकता है। हम फिर हाजिर होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। आसमान छू रही दाना मिश्रण की कीमतें, दिनों दिन कम होती चारा फसलें, पशु पोषण के लिए किसानों के सामने पग पग पर बाधाएं, एक और पशु आहार और दूसरी ओर फसलोत्पादन, समस्त समाधान के रूप में आशा की एक किरण बनकर सामने आया है अजोला। अजोला के बारे में समस्त जानकारी वीडियो सीडी के रूप में आपके सामने लेकर आया है ईटीवी अन्नदाता। सीडी के लिए संपर्क करें। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है।
किसान भाइयों, मसाला वर्गीय फसलों के अंतर्गत यदि हल्दी की बात की जाए तो इसका प्रमुख स्थान है, जिसकी बाजार मांग वर्ष भर बनी रहती है, जिसके कारण हल्दी की खेती अपने प्रदेश के किसान भाई करते हैं। जो किसान भाई हल्दी की बुवाई करके आने वाले समय में अच्छे आय प्राप्त करने की सोच रहे होंगे, उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह हल्दी की बुवाई वैज्ञानिक संस्तुतियों को ध्यान में रखकर करें, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि किसान भाई सही खेत का चुनाव एवं तैयारी नहीं करते हैं तथा लोकल एवं देशी प्रजातियों का प्रयोग एवं बिना उपचारित किए ही कंदों का असमान दूरी पर बुवाई कर देते हैं और बुवाई उपरांत खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन पर भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खेतों में कंदों का कम जमाव, पौधों का कम वृद्धि विकास तथा खरपतवारों की अधिकता के कारण कीट एवं रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिससे किसान भाइयों को कम उपज में संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, हल्दी की वैज्ञानिक बीज बिजाई प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखें, जिससे आने वाले समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल से उच्च गुणवत्ता वाली उपज की प्राप्ति हो। इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भूमि का चुनाव। हल्दी की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली जीवांश पदार्थ युक्त बलुई दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी होती है। बागों में भी यदि छाया बहुत अधिक न हो तो इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। खेत की तैयारी। हल्दी के लिए खेत की अच्छी तैयारी होनी चाहिए। मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करने के बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। जुताई के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल बनाना आवश्यक है। जुताई से पूर्व प्रति हेक्टेयर 250 से 300 क्विंटल गोबर की खाद और 20 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान जुताई के समय भूमि में डालकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। हल्दी में रासायनिक खाद के रूप में प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फॉस्फेट व 80 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इसमें से संपूर्ण फास्फोरस व पोटाश तथा 40 किलोग्राम नाइट्रोजन अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। तो इसके अंतर्गत अमलापुरम, कस्तूरी पास्पू, मधुकर, कृष्णा, सुगंधम, सुगना, राजेंद्र सोनिया, रोमा अच्छी प्रजातियां हैं। स्थानीय प्रजातियों के अंतर्गत नाडिया, पडरौना, देहरादून, बरुआ सागर प्रजातियों का भी चयन आप कर सकते हैं। बुआई हेतु स्वस्थ रोगमुक्त प्रकंदों का चयन करना चाहिए। प्रकंद का वजन 20 से 25 ग्राम होना चाहिए तथा प्रत्येक गांठ में 2 से 3 आंखें अवश्य हों। इस प्रकार चुने हुए बीज की प्रति हेक्टेयर 15 से 20 क्विंटल मात्रा आवश्यक होती है। बुआई से पूर्व प्रकंदों को 0.5% एगलाल अर्थात 5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी या 0.2% मैंकोजेब अर्थात 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल में उपचारित अवश्य कर लें। इसके उपरांत उपचारित कंदों को छाया में सुखा लें। बोने का समय। हल्दी की बुआई अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है, परंतु अप्रैल से मई का माह सबसे अच्छा होता है। बागों के साय में बुआई हर हाल में मई तक कर दें। समतल भूमि में 5 से 8 मीटर लंबी और 2 से 3 मीटर चौड़ी क्यारियां बना लें। फिर समतल क्यारियों में 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी लाइनों में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में उपचारित कंदों की बुवाई करें। बुवाई के बाद खेत में नमी बनाए रखने के लिए सूखी घास, पत्ती या भूसे को बिछावन के रूप में प्रयोग करें। ऐसा करने से जमाव 15 से 20 दिन के अंदर हो जाता है। किसान भाइयों, इस विधि से बुआई करने में प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है, जिस पर लगभग 50 से 55 हजार रूपए प्रति एकड़ का व्यय आता है। और इस भारी भरकम लागत को कम करने हेतु आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा हल्दी की नर्सरी तैयार कर मुख्य खेत में रोपण का प्रचलन बढ़ा है, जिस हेतु ये हल्दी के एक कंद को आकार के आधार पर 3 से 4 टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके बाद कटे टुकड़ों को फफूंदनाशी दवा से उपचारित कर प्रो ट्रे में कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट इत्यादि को भरकर काटे गए कंदों को ट्रे में बोते हैं, जिससे 1 एकड़ हेतु मात्र 3 क्विंटल हल्दी कंद की आवश्यकता पड़ती है, जो कि मात्र 15 से 16 हजार रूपए मूल्य का होता है।
अर्थात परंपरागत की तुलना में प्रति एकड़ लगभग 40,000 रूपए की बीज में बचत हो जाती है और प्रो ट्रे में 100% का अंकुरण होता है। एक माह में यह हल्दी नर्सरी पौध 7 से 8 इंच लंबे तथा 4 से 5 पत्तियों वाले हो जाते हैं और इस पौध की तैयारी में प्रति पौध लगभग 60 पैसे का खर्च आता है। इसके बाद तैयार नर्सरी को लाइन एवं पौध की दूरी क्रमशः 40 × 20 सेंटीमीटर या 30 × 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तैयार मुख्य खेत में रोपण किया जाता है। इसके उपरांत सामान्य फसल की भांति नियमित शस्य क्रियाओं को करते रहते हैं। मौसम विभाग द्वारा भेजे गए पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर बिहार एवं झारखंड के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कृषि भौतिकी मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची एवं कृषि मौसम परामर्शी सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के आधार पर बिहार तथा झारखंड के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सर्वप्रथम बात करते हैं समस्तीपुर तथा आसपास के किसान भाइयों के लिए। गेहूं की कटनी सावधानी से करें। काटे हुए फसलों को खेत में ज्यादा देर तक नहीं छोड़े। आम और लीची के वृक्षों में फल लग गए हैं, अतः फलों को झड़ने से बचाने हेतु बगीचे में सिंचाई 15-15 दिनों के अंतराल पर करते रहें। साथ ही साथ एक कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोरोपिड का 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इससे फल झड़ने से बच जाएंगे। खीरा वर्गीय फसलों में आवश्यकतानुसार निकायगुड़ा सिंचाई करें। चूंडिल फफूंद नामक बीमारी से बचाव के लिए 0.06% कराथेन नामक दवा का छिड़काव करें। मिर्च की फसल में आवश्यकतानुसार निराई गुड़ाई सिंचाई करें। 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर डालें। यूरिया फसल की पत्तियों पर नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान दें कि यूरिया का व्यवहार करते समय जमीन में नमी बनी रहे। गर्मा वाली सब्जियों में हल्की सिंचाई शाम के समय प्रत्येक सप्ताह के अंतराल पर करें। अब आई बात करते हैं रांची तथा आसपास के किसान भाइयों के लिए। गर्मा धान के लिए खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें तथा समय से रोपे गए धान में रोपा के 40 से 45 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भुरकाव करें। अधिकांश किसान भाई गेहूं की कटाई कर चुके हैं। काटे गए फसलों की जल्द से जल्द थ्रेशिंग कर भंडारण करें। जो किसान भाई अभी तक गेहूं की कटाई नहीं कर पाए हैं वे जल्द से जल्द इसकी कटाई का कार्य करें, अन्यथा दाने खेत में ही झड़ने लगेंगे। फसल काटते समय किसान भाई लूज स्पॉट रोग से ग्रसित पौधे जिसमें बालियां काली हो जाती है के बालियों को पॉलीथीन के थैले से ढककर तोड़ ले तथा किसी गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दे। रोगी बालियों को काटते समय यह ध्यान रखें कि उसका चूर्ण जमीन पर नहीं गिरे। यह प्रक्रिया उन किसान भाइयों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो इस फसल को अगले वर्ष बीज के रूप में व्यवहार करना चाहते हैं। जो किसान भाई पहले ही फसल को काट चुके हैं वे काटे गए फसल को धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद ही थ्रेशिंग का कार्य करें। साथ ही साथ अनाज भंडारण से पूर्व भी गेहूं को अच्छी तरह सुखा ले। गर्मा मूंग के अंतर्गत अगर मिट्टी में नमी की कमी दिखाई दे तो एक हल्की सिंचाई करें। सिंचाई से पहले निराई गुड़ाई अवश्य कर ले ताकि मिट्टी में नमी ज्यादा से ज्यादा दिनों तक बनी रहे। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो और वे इस समय ग्रीष्मकालीन सब्जियां जैसे फूलगोभी, बंधा गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्च इत्यादि की खेती करना चाहते हैं वे इसकी बुआई अथवा रोपाई करें। जिन किसान भाइयों के पास टमाटर की फसल समाप्ति पर है वे इसे हटाकर भिंडी की खेती करें। बैगन एवं भिंडी के फसल में फल छेदक कीटों एवं फूलगोभी एवं पत्ता गोभी में गोभी का पतंगा कीटों के बचाव के लिए जैविक कीटनाशी बैसिलस थोरेंजेसिस दवा का 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दोपहर के बाद छिड़काव करें। डक्टर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में लाल भृंग कीटों का आक्रमण हो रहा है। इससे बचाव के लिए नीम से बनी कीटनाशी दवा का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। आम एवं लीची के पेड़ों में फूल एवं फल आने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहे। लीची के छोटे छोटे फल को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों पर प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से करें। आम एवं लीची के छोटे छोटे फलों को पाउडरी मिल्ड्यू रोग से बचाने के लिए सेल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में विभिन्न पालतू पशुओं को गर्मी से बचाकर रखें तथा जानवर के घर के खिड़की को दिन में जूट के बोरे से ढक दे तथा इन बोरों को पानी से भिगोते रहें, जिससे ठंडी हवा का प्रवेश अंदर हो सके तथा जानवरों को राहत मिलता रहे।
साथ ही साथ पशुओं को स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पानी को पीने को दें। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम लक्ष्मीपुर, जिला कटिहार के कृषक लक्ष्मी प्रसाद सिंह जी ने अपना अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप ब्रॉयलर मुर्गियों हेतु आवास एवं सस्ता संतुलित आहार प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इस पर विस्तृत जानकारी चाहते हैं। तो भुवनेश्वर जी, आपकी जानकारी है तो प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मुर्गी घर का निर्माण बिल्कुल हमेशा ऊंची सतहों वाली जगहों पर होना चाहिए, जहां पानी कम लगता हो। कि मुर्गी का घर थोड़ा मोहल्ले से दूर में रखें, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे ना हो उसका भी ध्यान रखें। कि जहां आप मुर्गी फार्म बना रहे हैं वो रोड से जुड़ा हुई जगह हो, साथ में मार्केटिंग आपके लिए बिल्कुल सुलभ हो। मतलब आपको 1000 मुर्गी पालन करनी है, 100 बाय 100 फीट का आपको एक घर बनाना है, तो एकदम उसको 2 भाग में बांटे। जहां पर आप दरवाजा दक्षिण दिशा में देते हैं उसके बीचों बीच 3 फीट या 4 फीट चौड़ा रास्ता बनाएं और अंदर में एक खंड को 20 बाय 10, 20 बाय 10, 20 बाय 10 के रूप में आप अंदर में कन्वर्ट कर लें। 3 फीट की जाली दे दें, जिससे एक खंड से दूसरे खंड में लगभग 5 फीट की ऊंचाई का एक ब्रेकेज हो जाएगा, जिससे इस खंड की मुर्गियां भी उस खंड में नहीं जाएंगी। अगर किसी कारणवश एक भी मुर्गियों को बीमारियां होती हैं, दूसरे खंड के मुर्गियों में बीमारियां नहीं होंगी। और एक मुर्गी घर की ऊंचाई 3 मीटर की होनी चाहिए। घर के दक्षिण दिशा में एक सीधी पतला रास्ता एक घर के कोने से दूसरे कोने तक ले जाएं। एक मुर्गी घर से दूसरे मुर्गी घर के बीच की दूरी कम से कम 18 मीटर की होनी चाहिए। घर का जो दरवाजा कभी भी हो तो वो दक्षिण की दिशा में हो। तो सुबह में सूरज की भी रोशनी आपके फार्म में पड़ेगी, शाम में भी सूरज की रोशनी आपके फार्म में पड़ेगी। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा होगा, जिससे आपका जो मुर्गी का लीटर है वो बिल्कुल सूखा हुआ रहेगा। जब आप घर का निर्माण करते हैं तो जमीन से जो आप पहली खिड़की देते हैं वो लगभग 2 फीट की ऊंचाई पर हो। घर के ऊपर छत डालते हैं, चाहे वो एस्बेस्टस का हो, खपरे का हो, पक्का हो, वो बिल्कुल खिड़की से 2 फीट आगे होनी चाहिए, जिससे कि जब कभी भी बरसात हो तो वो खिड़की के द्वारा पानी अंदर ना आए। फर्श निर्माण एक तरफ ढलान होनी चाहिए। अगर पक्का होता है जमीन से भी आर्द्रता की मात्रा नहीं आएगी, साथ में चूहों वगैरह का मांद कर देता है, वो नहीं होगा। 500 मुर्गियों का एक लॉट आप पहला में पालन करें और जब आप उसमें दक्ष हो जाएं तब धीरे धीरे अपनी कमाई के अनुरूप और अपनी पूंजी के अनुरूप उसका चरणबद्ध तरीके से विस्तार करें। ब्रायलरों की संतोषजनक वृद्धि के लिए हमेशा उच्च जैवमान तथा गुणवत्ता वाला फफूंद व टॉक्सिन रहित संतुलित आहार दिया जाना चाहिए। ब्रायलरों को प्रथम 3 सप्ताह तक ब्रायलर स्टार्टर आहार दिया जाता है। ब्रायलर स्टार्टर आहार में 21 से 22% प्रोटीन होनी चाहिए। उसके उपरांत ब्रायलर फिनिशर राशन देना चाहिए। फिनिशर आहार में 19 से 20% प्रोटीन होनी चाहिए। ब्रायलर स्टार्टर में ऊर्जा की मात्रा ब्रायलर की फिनिशर की तुलना में कम होती है। आजकल बाजार में ऐसे आहार भी उपलब्ध हैं, जिनके उपयोग से ब्रायलर केवल 1.8 किलोग्राम आहार खाकर 1 किलोग्राम वजन प्राप्त कर लेते हैं। ब्रायलरों को हमेशा स्वच्छ पानी ही दें। पानी को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए 0.2 से 0.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर प्रति घन फुट अर्थात 27 लीटर की दर से मिलाना लाभदायक रहता है। आइए देखते हैं प्रदेश के विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव।
अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। CRI Pumps, pumping trust worldwide. मुजफ्फरपुर में दरिंदगी की शिकार हुई मासूम, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, तलाशी अभियान जारी। जदयू भाजपा में फिर ठनी तनातनी, सरकारी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम को नहीं बुलाने से बीजेपी नाराज, जदयू पर लगाया उपेक्षा का आरोप। सुशासन के सिपाहियों को नीतीश का फरमान, लॉ एंड ऑर्डर के लिए डीएम और एसपी जवाब दे, अधिकारियों को रवैया बदलने की भी नसीहत। राजधानी वासियों को आज झेलनी पड़ सकती है बिजली की मार, मेंटेनेंस को लेकर पटना के कई इलाकों में बत्ती रहेगी गुल। और नवादा के बुनकरों में जगी आशा की किरण, नाबार्ड ने प्रशिक्षित करने का उठाया बीड़ा, चीन निर्मित धागों के साथ कई सामान भी कराए उपलब्ध। नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से वैसी दरिंदगी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जी हां, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि 6 साल की गुड़िया जब अपनी दुकान के पास खेल रही थी, तभी नशे में धुत 50 साल का एक वैशी उसे बहला फुसलाकर एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल इस घटना के बाद से आरोपी कमरुल होदा फरार है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। एक तरफ पूरा देश इस वक्त इन समस्याओं से, इस दरिंदगी से जूझ रहा है। लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लगाम लगाने के एक प्रयास जारी है, कानून बनाने से लेकर और तमाम ऐसी और भी चीजें जो सुझाव के तौर पर लोग दे रहे हैं। लेकिन उस बीच में ऐसी वारदातें भी रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में ये घटना घटित हो गई, जहां पर एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने एक 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फिलहाल आरोपी फरार हो चुका है। पुलिस उसके तलाश में छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां पर एक 6 साल की मासूम के साथ, जो कि अपने दुकान के पास खेल रही थी, उस वक्त ही उसके साथ एक व्यक्ति ने उसे बहला फुसलाकर एक कमरे में ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली, सूचना दी गई पुलिस को, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। हालांकि प्राथमिकी दर्ज करके पुलिस छापेमारी कर रही है, उसके धरपकड़ के लिए उसकी तलाश कर रही है पुलिस, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्त से दूर है। एक और घटना मुजफ्फरपुर से ये सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर जोड़ा, उनसे बात करते हैं। सुधीर, इस घटना की पुष्टि हो चुकी है, पुलिस ने जानकारी एकत्रित कर ली है, प्राथमिकी दर्ज हो गई है, अब तलाश बाकी है आरोपी की। कोई सुराग मिल पा रहा है अभी तक यहां पर?